लेकिन मैं ये जरूर कहूँगा कि मेरी जर्नी में आध्यात्म का सबसे बड़ा योगदान है माता पिता के बाद। देखिए, जैसा मैंने शुरू में कहा ना कि आपको आभार मैं इसलिए भी दूंगा क्योंकि आप वो प्रश्न कर रहे हैं जो एक्चुअली मैंने अपनी तैयारी के समय में भी झेला था, पर शायद कुछ ऐसा मिला नहीं उस समय कि मैं प्रेरित हो सकूं। लेकिन मेरा मानना है कि ये जो मन है ना, ये कुछ नहीं, ये माया के अधीन होती है। अब हमारे हाथ में है। मैं कर्मयोगी हूँ, लेकिन एट द सेम टाइम मैं भक्ति में भी यकीन रखता हूँ और ज्ञान में भी यकीन रखता हूँ। और वो मैं हमेशा कहता हूँ कि आप खुद से चीट मत करिए। आप उस रील में संदीप भैया का जो कैरेक्टर है वो बड़ा इमोशनल होकर के है ना, तो मेरा मानना है कि कुछ क्षण के लिए तो आप इतने प्रेरित हो जाते हो कि आप रामबाण बन जाते हो। टू एवरी आइडिया देयर एग्जिस्ट एन एंटी आइडिया। उन दोनों आइडियाज और एंटी आइडियाज को जब हम मिलाते हैं ना तो देयर कम्स अ न्यू आइडिया। इसको हम थीसिस, एंटीथीसिस और सिंथेसिस में कहते हैं। लीजिए, आपको रेनेसा के लिए दो चीजें मोस्ट इंपॉर्टेंट मिलेंगी, एक रीजन, एक ह्यूमैनिज्म। कि इवन टू नो द मीनिंग ऑफ आई लव यू, फर्स्ट यू नो हैव टू मीनिंग ऑफ आई। माता सीता का 1 साल का जो पूरा का पूरा अशोक वाटिका में जो विश्वास था कि नहीं मेरे राम आएंगे, ना कि अनंत नाम है, जैसे हम कहते हैं ना कि हरि अनंत हरि कथा अनंता, उसी तरीके से सभी लोगों को नमस्ते। आप सभी लोगों का दी नालंदा डायलॉग्स पॉडकास्ट सीरीज में बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारे साथ एक बहुत स्पेशल गेस्ट आईएएस आदित्य पांडे जी हैं, जिन्हें हम एक मॉडर्न लाइफ फिलोसोफर भी बोल सकते हैं, क्योंकि वो फिलॉसफी ऑप्शनल और सिविल सर्विसेज के टॉपर होने के साथ साथ उन्हें काफ़ी डिफरेंट फील्ड्स का डाइवर्स नॉलेज और एक्सपीरियंस भी है। इसके बाद हम लोग आते हैं कि ये पॉडकास्ट किन्हें देखना चाहिए। तो सबसे पहले तो यूथ, हमने बहुत सारे यूथ्स और एस्पिरेंट से बहुत सारे क्वेश्चन सर्वे किए हैं और आदित्य पांडे जी से पूछा है, जिसका उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से आंसर दिया है। तो इस सारे आंसर से हमारे यूथ जनरेशन और यूथ्स को बहुत अच्छा डायरेक्शन और बहुत नए नए पर्सपेक्टिव भी मिलेंगे। उसके बाद अगर आप एक स्पिरिचुअल सीकर हैं, अगर आपको स्पिरिचुअल कॉन्वर्सेशन अच्छा लगता है तो आपको ये पॉडकास्ट ज़रूर देखना चाहिए। उसके बाद अगर आप जनरल मीनिंगफुल कॉन्वर्सेशन में भी इंटरेस्ट रखते हैं तो आपको ये पॉडकास्ट ज़रूर देखना चाहिए, क्योंकि हम लोगों ने बहुत सारे जनरल टॉपिक्स पे भी बहुत सारे डिस्कशन किए हैं, जिससे आपके लाइफ में एक पॉजिटिव इम्पैक्ट और आपको इस पॉडकास्ट से बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो इन शॉर्ट सभी लोगों को ये पॉडकास्ट ज़रूर देखना चाहिए। सो एन्जॉय द पॉडकास्ट एंड प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड शेयर द वीडियो। इसके बाद आप सभी लोगों से ये भी अनुरोध है कि हमारे चैनल दी नालंदा डायलॉग्स को सब्सक्राइब ज़रूर करें, इससे हमारा रीच बढ़ेगा और ये मीनिंगफुल ऐसे मीनिंगफुल डायलॉग्स ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचेंगे। और उसके बाद बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, क्योंकि इससे आपको पर्सनलाइज नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। सो एन्जॉय द पॉडकास्ट। सो आदित्य पांडे जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे पॉडकास्ट में। बहुत बहुत आभार पीयूष, बहुत बहुत धन्यवाद है आपको कि आपने हमें इस पॉडकास्ट के लिए आमंत्रित किया। थैंक यू सो मच। सो हम लोग सीधा क्वेश्चंस पे आ जाएं। जी बिल्कुल बिल्कुल। अपने बारे में बताने का मुझे लगता है कि ज्यादा मतलब नहीं है, क्योंकि लोग मुझे देख ही रहे हैं और इनफैक्ट मेरे जो इंस्टाग्राम का जो मैसेजेस है वो तो पूरा फ्लडेड है कि भैया तैयारी कैसे करनी है, आपके जैसी मेरी स्टोरी है, हमारी भी गर्लफ्रेंड ब्रेकअप करके चली गई है। और प्लीज यार, ये जो ब्रेकअप वाला पार्ट है ना, हम आपको सच्ची बता रहे हैं, हमारा ब्रेकअप 2017 में हुआ था। हमने पेपर 2022 का क्लियर किया है। उस लड़की का कोई योगदान नहीं है हमारे पेपर क्लियर करने में। नहीं होता है, मतलब ये चीजें मुझे ऑन द रिकॉर्ड करनी भी इसलिए जरूरी है क्योंकि नहीं होता है, मीडिया वही एक फैसेट दिखाती है जो उनको टीआरपी गार्नर कर सके। पर मेरा मानना है कि एज अ लोक सेवक मेरी ये जिम्मेदारी बनती है कि मैं उनको ये दे सकूं जो मुझे अपना आइकन मानते हैं, जो सत्य है। तो सत्य ये है कि हाँ, ब्रेकअप हुआ था, ये सत्य है, लेकिन वो ब्रेकअप 2017 का है, अभी का नहीं है। और उस ब्रेकअप ने मुझे कभी भी इस चीज के लिए प्रेरित नहीं किया कि मैं आईएएस बनूं। हाँ, ये आजकल मिस इन्फॉर्मेशन बहुत ज्यादा चलता है कि ब्रेकअप हो जाएगा तो उससे आप यूपीएससी निकाल लेंगे, इस टाइप का मिस इन्फॉर्मेशन के कारण बहुत लोगों का रियल लाइफ सत्सु बना करके मेरी कहानी चला रहे भाई साहब। हम नहीं जा रहे कहीं किसी के पास। सो आदित्य, हम लोग स्ट्रेट अवे स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस के साथ। तो एक अब्राहम लिंकन का मुझे कोट मिला था जी, जो कि काफी फेमस कोट है कि माय ग्रेट कंसर्न इज नॉट वेदर यू हैव फेल्ड बट वेदर यू आर कंटेंट विद योर फेलियर। सो अगर हम अपने फेलियर से कंटेंट हो जाएंगे तो हम कभी भी अपने लाइफ में बढ़ नहीं पाएंगे, जो कि आप अपने लाइफ में बखूबी आपने वो करके दिखाया है। तो हम आपके थ्रू जानना चाहेंगे कि क्या आपके पास भी ऐसा कोई फेलियर स्टोरी है जो आप हमसे शेयर कर सकें, और क्या उस पर्टिकुलर फेलियर स्टोरी में स्पिरिचुअलिटी का कोई रोल था ओवरकम करने के लिए। तो इस टॉपिक पे हम जानना चाहेंगे आपसे। देखिए, मैंने वो कहते हैं ना, विवेकानंद का एक बड़ा ही प्यारा सा कोट है
कि जरूरी नहीं कि हमें अपनी गलतियों से ही सीखना है, बहुत बार हमें दूसरों की भी गलतियों से सीखना होता है। और ये चीज़ शायद मुझे ऐसा लगता है कि समय की कमी के कारण भी मैं दूसरों से तो नहीं सीख पाया, लेकिन मुझे खुद 2 बार फेल होने का एहसास है। एहसास क्या है? फैक्ट है। मैं 2020 में भी फेल हुआ हूँ, 2021 में भी फेल हुआ हूँ, पर वो कहूँगा जरूर कि प्रभु कृपा। और मैंने जैसा बोला ना कि मेरे जीवन का एक ही आधा है, एक तो मेरे माँ बाप और दूसरा मेरे राम। तो मैं ये जरूर कहूँगा कि फेलियर से कंटेंट हो जाना, ये तो जीवन को, वो कहते हैं ना कि आप जीते हुए मृत के समान हो। अगर आप अपने जीवन में कुछ पाना चाहते हो, कुछ हासिल करना चाहते हो, तो आपको ये दिखाना पड़ेगा कि आप जीवित हैं। वो कहते हैं ना, एक बड़ी प्यारी लाइन है कि आप जिंदा हैं तो जिंदा होने का सबूत देना चाहिए। तो मैं यही कहूँगा कि फेलियर्स ने मुझे प्रोपेल किया कि मैं आगे बढ़ सकूँ, क्योंकि हर गलती के साथ एक चीज़ तो बहुत क्लियर थी कि मैं सीख रहा था कि हर फेलियर में मेरी गलती क्या थी। और जब जब मैंने उन गलतियों को दूर किया, मैंने यही पाया कि मैं हर फेलियर के साथ ऊपर बढ़ रहा था, नीचे नहीं जा रहा था। तो ये चीज़ बहुत क्लियर कट थी। एनालिसिस पार्ट इज द बेस्ट थिंग। आई एक्सेप्टेड माई फेलियर्स फॉर श्योर, बट आई वॉज नॉट कंटेंट विद देम। देयर वॉज अ स्पार्क इन दैट। वो कहते हैं ना कि हर फेलियर के साथ एक अलग ज्वाला, वो कहते हैं ना हृदय में एक ज्वाला धधक जा रही थी कि नहीं कैसे होगा, बिल्कुल होगा। तो वो ज्वाला तो धधक रही थी मेरे में। तो आदित्य, उन फेलियर्स को ओवरकम करने में क्या स्पिरिचुअलिटी का, क्योंकि अक्सर हम लोग डिस्कशन करते हैं, आजकल बहुत टॉपिक्स हैं डिस्कशन में स्पिरिचुअलिटी के रिलेटेड, तो क्या उनका अध्यात्म का कैसा रोल रहा आपके फेलियर्स को ओवरकम करने में? उस पर कुछ अगर आप अगर मैं ये कह दूं कि अध्यात्म का सबसे बड़ा रोल है, तो लोग कहेंगे कि अरे तुम तो फिट वाले इंसान हो, तुम प्रभु के भरोसे बैठे हुए हो। लेकिन आपको ये समझना पड़ेगा कि मेरा इंटरनल लोकस ऑफ कंट्रोल बहुत हाई है। इंटरनल लोकस ऑफ कंट्रोल का मतलब ये हो गया कि जब भी आप कोई डिसीजन लेना चाहते हैं, तो आपके पास कुछ फैक्ट्स होते हैं, कुछ फिगर्स होते हैं, डेटा होता है, एविडेंस होते हैं। आप उन सब को ध्यान में रखते हुए अपना डिसीजन मेकिंग करते हैं, रादर देन गोइंग विद द ओपिनियन ऑफ अदर्स। डिस्पाइट हैविंग बीइंग सो रैशनल इन माई माइंड एंड इन माई कंटेंटमेंट, मैं बहुत बड़ा राम भक्त हूँ, ऐसा मैं मानता हूँ। अब हूँ कि नहीं हूँ, ये तो अब वो कहते हैं ना कि प्रभु तय करेंगे। लेकिन मैं ये जरूर कहूँगा कि मेरी जर्नी में आध्यात्म का सबसे बड़ा योगदान है माता पिता के बाद। पहला उनका एक विश्वास जो मेरे ऊपर रहा, और दूसरा मेरे प्रभु के प्रति जो मेरी आस्था रही है ना, क्योंकि वो कहते हैं ना कि मेरे प्रभु ऐसे नहीं है कि वो नहीं दिखते हैं। मेरे प्रभु मुझे दिखते हैं, मैं उनको बिल्कुल आंख बंद करूं तो मुझे मेरे राम दिखते हैं, मेरी सीता माँ मुझे दिखती हैं, और उनकी कहानियों ने मुझे इतना ज्यादा प्रेरित किया है कि मैं क्या कहूँ। तो मैं कैसे कह दूं कि आध्यात्म का रोल नहीं है। और वो कहते हैं ना कि मैं जब भी टूटा हूँ, जब भी रोया हूँ, जब भी गाया हूँ, मेरे प्रभु ही काम आए हैं मेरे लिए। और मैं इसीलिए मैंने कहा ना कि मेरी कितनी मानसून की रातें, मानसून का समय चल रहा है, कितनी मानसून की रातें इस गाने के साथ निकली हैं कि हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता। और बस ये लाइन जो थी ना, मुझे एक नए उमंग के साथ प्रेरित कर देती थी। तो ये एक हमारे ऑडियंस के लिए बहुत बड़ा मैसेज होगा कि अध्यात्म से कैसे आप बड़े से बड़े फेलियर्स को इतना इजीली और इतना ग्रेसफुली ओवरकम कर सकते हैं। बिल्कुल। बहुत। तो आदित्य, हमने कुछ एस्पिरेंट से भी कुछ क्वेश्चंस, हमने क्वेश्चन आंसर को सर्वे किया था, तो उन लोगों ने भी अपने कुछ क्वेश्चंस भेजे हैं। तो जनरली क्या होता है कि टॉप स्टॉक वगैरह में इस चीज पे तो डिस्कशन हो जाता है कि कैसे प्रिपरेशन करना है, क्या करना है, कौन से बुक्स पढ़ने हैं, बट जो माइन्यूट डिटेल्स होते हैं, जो उनके रियल लाइफ प्रॉब्लम्स हैं, उन पे कोई भी टॉपिक कभी डिस्कशन नहीं करते हैं। तो हम लोग वो सारे क्वेश्चंस लेके आए हैं एस्पिरेंट से आपके लिए। तो उस पे अगर आप अपना कुछ सजेशन या अपना कुछ वो दे पाए उनको, नॉलेज या फिर जो भी एक्सपीरियंस दे पाए, तो उन लोगों के लिए काफी हेल्पफुल होगा वो। तो कुछ एस्पिरेंट्स, पहला क्वेश्चन हम लोगों से पूछा, उन लोगों ने बोला है आपसे पूछने को कि हाउ टू चैनलाइज द डिस्ट्रैक्शंस ड्यूरिंग प्रिपरेशन। और उसमें उन्होंने स्पेसिफिक किया है कि बोथ इनर एंड आउटर डिस्ट्रैक्शन, मतलब कि जैसे वो प्रिपरेशन करते हैं जनरली, तो आउटर भी बहुत सारी चीजें उनको डिस्ट्रैक्ट करती हैं, बिल्कुल अलग अलग टाइप की। और अगर किसी तरह वो आउटर डिस्ट्रैक्शन को ओवरकम कर भी लें, तो इनर बहुत सारे डिस्ट्रैक्शन, सेल्फ डाउट वगैरह हो जाता है, फ्रस्ट्रेशन होता है, मेंटल हेल्थ है, बिल्कुल है। तो उनसे कैसे वो ओवरकम करें, उस पे अगर आप कुछ सजेशन दे पाएं। देखिए, जैसा मैंने शुरू में कहा ना कि आपको आभार मैं इसलिए भी दूंगा क्योंकि आप वो प्रश्न कर रहे हैं जो एक्चुअली मैंने अपनी तैयारी के समय में भी झेला था, पर शायद कुछ ऐसा मिला नहीं उस समय कि मैं प्रेरित हो सकूं। तो मैं इतना जरूर करूंगा कि इन प्रश्नों का कम से कम वो उत्तर तो जरूर दे सकूं कि कैसे मैंने इन चीजों को ओवरकम किया। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा उन आउटर डिस्ट्रैक्शंस की, क्योंकि होता क्या है ना कि अगर हम क्योंकि सबसे पहली चीज है
वो कहते हैं ना कि मन के मत पे मत चलिए, ये जीते जी मरवा देगा। तो ये जो मन है ना, यही सबसे बड़ा कल्प्रिट होता है। पर कल्प्रिट होने के साथ साथ ना ये सबसे बड़ा साधक भी बन सकता है। और उसके लिए मेरा मानना है कि हमें बिहेवियरल थ्योरी तो पढ़नी ही पड़ेगी। एथिक्स में एक बड़ा प्यारा सा कॉन्सेप्ट है कि अगर हमें डेटरेंस कराना है तो सबसे पहले बिहेवियर चेंज करना होगा, तो कुछ पनिशमेंट देना पड़ता है। अगर हम नहीं पढ़ रहे हैं, मान लीजिए कि हमने एक टारगेट सेट किया है, सपोज करिए कि हमने 3 दिन में लेट्स से पॉलिटी उठाया और हमने कोशिश करनी है कि हमने 3 दिन में 10 चैप्टर खत्म करने थे, पर किसी कारणवश, जैसा मैं हमेशा कहता हूँ ना कि लोग रील्स देखते रह जाते हैं, रील्स के इतना खिलाफ मैं क्यों हूँ? मैं एग्जैक्टली रील्स के खिलाफ नहीं हूँ, बट रील्स में आने वाले कंटेंट के खिलाफ। उन रील्स में जो आ रहा है वो हमारा अटेंशन स्पैन इतना बेकार कर रहा है, हमारे कंसंट्रेशन, हमारी आध्यात्मिकता का इतना क्षय कर रहा है कि मैं उसके खिलाफ हूँ। और जैसा मैंने कहा ना कि मैं भी रील्स देखता था, तो मैंने उसी चीज से सीखा कि ये हमारे कंसंट्रेशन के लिए, वो कहते हैं ना, जहर है। तो फर्स्ट सजेशन आदित्य का ये है कि हम लोग जितना कम से कम वो रील्स को लिमिट करें। देखिए, आप बंद तो नहीं कर पाइएगा, लेकिन लिमिटेड होना चाहिए, क्योंकि अति नहीं होनी चाहिए। और आज का युवा इतना डायरेक्शन लेस हो जाता है कभी कभी, क्योंकि हमें ऐसे मोटिवेटर्स मिलते हैं, ये कर दो, नाम नहीं लूंगा मैं, लेकिन लोग समझ गए होंगे जब मैंने ये कहा ये कर दो। बड़े प्यारे एजुकेटर हैं वो लोगों की नजर में, लेकिन ऐसा मोटिवेटर नहीं चाहिए मुझे एक ऐसी ज्वाला चाहिए जो मुझे हमेशा प्रेरित रख सके कि तुम्हें अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहना है निरंतर। एक शांत उत्साह चाहिए। एग्जैक्टली, मुझे सागर सा उत्साह चाहिए जो निरंतर भी है लेकिन वेग में भी है। मुझे एक ऐसा उत्साह नहीं चाहिए, वो कहते हैं ना कि बुझने से पहले दीपक का फड़फड़ाना, कि वो, तो एक ऐसी लॉ की कामना मैं नहीं करता हूं, मैं एक ऐसे लॉ की कामना करता हूं जो निरंतर है। वो कहते हैं ना कि हमारे आध्यात्म में भी ये बताया जाता है कि चले मरुत 44 तरीके के पवनों के चलने की बात की जाती है, तुलसीदास जी लिखते हैं। तो मेरा मानना है कि मुझे एक ऐसा लॉ चाहिए कि अगर 49 को अगर हम डबल भी कर दें, 98 भी कर दें, तो मेरे में उतनी ऊर्जा और इतना वेग होना चाहिए कि उस पवन में इतनी शक्ति ना हो कि वो मेरे लॉ को मध्यम कर सके या मिटा सके। तो पहली चीज तो यही है कि आउटर डिस्ट्रैक्शन से बचने का सबसे बड़ा तरीका यही होता है कि देखिए, मन को कुछ हद तक तो आपको मनाना ही पड़ेगा। आप कंप्लीटली उसके वश में नहीं जा सकते, और मन को कंप्लीटली वश में भी नहीं किया जा सकता। देखिए, मैं हो सकता है गलत भी हूं, लेकिन मेरा मानना है कि ये जो मन है ना, ये कुछ नहीं, ये माया के अधीन होती है। और माया जो है ना, मेरे प्रभु की इतनी प्यारी ऊर्जा है कि आप उसको जीत तो नहीं सकते। तो बेस्ट आपको नतमस्तक हो जाना है। आप इंश्योर करिए कि मन आपके हिसाब से आपके लक्ष्य की ओर आपको लेकर के चले। मतलब मैं जितना समझ पा रहा हूँ आदित्य जी कि हमें माइंड को थोड़ा कंट्रोल भी करना है और थोड़ा एक राइट डायरेक्शन में चैनलाइज भी करना है। बिल्कुल, क्योंकि मन को सप्रेस नहीं कर सकते। मन को सप्रेस कैसे नहीं किया जा सकता है। अगर हम सप्रेस कर दें तो फिर हम इंसान कहाँ? हम तो कहते हैं ना कि हम वी आर द फाइनाइट इन्फेस्टेशन ऑफ दैट इनफाइनाइट रियलिटी। तो अगर हमने मन पे ही काबू पा लिया और मन पे ही विजय पा लिया, तो फिर तो शंकराचार्य की उस लाइन को भी हमने चरितार्थ कर दिया, हम ब्रह्मास्मि। फिर ये कहते हुए मैं बाज नहीं आऊंगा कि हम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूं फिर। लेकिन अभी नहीं कह सकता मैं, क्योंकि मन मेरे कंट्रोल में पूरी तरीके से नहीं है। और एक बड़ी प्यारी लाइन है, कुछ पल में योगी कुछ पल में भोगी। तो ये मन के ही कारण ऐसा होता है। लेकिन हाँ, मन को ऑब्वियसली कंट्रोल पूरी तरीके से तो उसको हम बातें नहीं कर सकते हैं, लेकिन उसको चैनलाइज जरूर कर सकते हैं। जैसे नदी की धारा को रोका तो नहीं जा सकता, लेकिन उसका इस्तेमाल जरूर किया जा सकता है कि हमें या तो बाढ़ लेके आना है या तो हमें फ्लड प्लेन्स क्रिएट कराना है। चॉइस हमारा होना चाहिए। तो हमारे ऑडियंस के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है कि माइंड को कभी भी आप लोग सप्रेस करने की कोशिश ना करें, क्योंकि सप्रेस आप उसको कर नहीं सकते हैं। तो आपको बेसिकली चैनलाइज करना है अपने माइंड। बिल्कुल। तो एक दूसरा टॉपिक भी है। हम सॉरी मैं थोड़ा दूसरा टॉपिक था हमारा, आउटर की तो हमने बात कर ली, लेकिन जब हम आउटर से अगर हम डील कर भी ले, जैसे मैं ज्यादा आउटर डिस्ट्रैक्शंस में ज्यादा बिलीव ज्यादा रहा नहीं मेरा। मैंने कहा मैं 6 से 8 घंटे पढ़ाई करता था, यूजुअली ऐसा इंटरव्यूज में भी मैंने हमेशा बोला है। तो मैं 6 से 8 घंटे पढ़ाई करता था, उसके बाद मैं कोरियन ड्रामास भी देखता था। मैंने कहा ना कि मन को वो काम करने दीजिए जो वो थोड़ा बहुत तो करना चाहता है। अगर वो नहीं करने देंगे तो आप प्रसन्न नहीं रहेंगे, और प्रसन्नता बहुत आवश्यक है इस एग्जाम के लिए। इनफैक्ट माइंड का सैटिस्फाइड होना भी बहुत जरूरी है। बहुत जरूरी है। वो अगर ऐसा नहीं होता तो वापस हमेशा वो आते रहेगा। दर्शन में इतने बड़े बड़े हमारे दर्शन के आचार्य हुए हैं, उन्होंने कभी भी एक्सट्रीमिटीज की बात नहीं की है। वो हमेशा एक मिडिल बात की। आप बुद्धिज्म को उठा लीजिए, आप जैन को उठा लीजिए, आप शंकराचार्य को उठा लीजिए, आप रामानुजाचार्य को, जिनको मैं अपना आचार्य भी मानता हूँ,
तो मेरा यही मानना है कि आप एक्सट्रीमिटीज में नहीं जी सकते, बिल्कुल नहीं जी सकते। तो मन को थोड़ी बहुत तो आश्वासन, और उसको भी थोड़ा, वो कहते हैं ना कि आपको अपना काम कराना है तो उसको भी तो थोड़ा बहुत तो ढील देनी पड़ेगी। अब आते हैं हम इंटरनल वाले डिस्ट्रैक्शन को लेकर के। इंटरनल डिस्ट्रैक्शन से जैसा मैं समझ पा रहा हूँ, इसका मतलब मैक्सिमम सेल्फ डाउट से होना चाहिए, फ्रस्ट्रेशन से होना चाहिए, मेंटल चैलेंजेस से होना चाहिए। ये ऐसा इसलिए होता है ना क्योंकि इंसान एज अ कॉन्शियस बीइंग फेलियर्स को जल्दी एक्सेप्ट नहीं कर पाता है। पर मेरा मानना है कि अगर हम अपने फेलियर्स को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, हमें अपनी गलतियां ही पता नहीं चलेंगी, और अपनी गलतियों को अगर हम नहीं पहचान पाएंगे और उन पर एक्ट नहीं करेंगे, तो हमें सुधार की जो गुंजाइश है ना, वो नगण्य के बराबर हो जाती है, ऑलमोस्ट निल। तो मेरा मानना है कि इनसे बचने का एक ही तरीका है, अपनी गलतियों को जितना ज़्यादा आप एक्सेप्ट करिएगा ना, आप उतना ज़्यादा बेटर होते जाइएगा। मीन्स अगर हम अपने मैं जैसे शॉर्ट में समझ पा रहा हूँ कि अगर आप वंस जैसे ही आप अपनी गलतियों को एक्सेप्ट कर लेते हैं, आप उन गलतियों से आगे निकल जाते हैं। बिल्कुल। और जब आप एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो आप वहीं उलझे रहेंगे। आप सिर्फ उलझेंगे नहीं, देयर इज अ टर्म कॉल्ड डिबेसमेंट। आपकी मानसिक स्थिति का क्षय होना शुरू हो जाएगा, हम और उस गर्त में डूबते चले जाएंगे जहां हमारा विकास जो है ना अवरुद्ध हो जाएगा। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है सेकंड, कि हमें अपने फेलियर्स को एक्सेप्ट करना है ताकि हम अपने फेलियर से आगे निकल पाए। बिल्कुल यही तरीका है। तो आउटर इनर डिस्ट्रैक्शन इससे ज्यादा जरूरत नहीं है। बहुत अच्छे तरीके से बहुत सारे लोग किया। हैं, कुछ और भी तरीके हैं। जैसे अगर आपको बहुत दिक्कत हो रही है तो दौड़ना लोगों को पसंद है, दौड़ने से कुछ ऐसे हार्मोन्स रिलीज होते हैं जो कि आपको तुरंत, वो कहते हैं ना, इंस्टेंट फिजिकल जैसे ये कॉफी ये इंस्टेंट एनर्जी देता है, उसी तरीके से रनिंग इज समथिंग व्हिच कूल्स योर टेम्परेचर। वो कहते हैं ना, मन शांत हो जाता है। उसके अलावा और भी तरीके हैं, जैसे लोग योग करते हैं, अध्यात्म के मेडिटेशन अपनाते हैं। योग में तो पूरी की पूरी एक, हमने अष्टांग योग की जब हम बात करेंगे तो पूरा का पूरा एक नियम होता है, यम है, नियम है, आसन है, प्राणायाम है, उसके बाद प्रत्याहार है, धारण है, ध्यान है, समाधि। तो ये जो चीजें हैं ये तो बहुत बड़ी चीजें हो जाती हैं, लेकिन क्या हम इन सब में से छोटी छोटी चीजों को लेकर के अपने इस्तेमाल में नहीं ला सकते? क्या हम भजन नहीं सुन सकते? ये तो हमारे गुरुओं ने भी कहा है कि अगर आप सवेरे सवेरे कुछ सात्विकता अपने मन को देते हैं तो आपका जीवन बड़ा सुगम हो जाता है। मींस भक्ति मार्ग भी एक बहुत ही मेरा मानना है, बिल्कुल है, भक्ति मार्ग हो सकता है, अपने बहुत बड़ा कारण हो सकता है। कर्म हमारे हाथ में है, मैं कर्म योगी हूँ, लेकिन एट द सेम टाइम मैं भक्ति में भी यकीन रखता हूँ और ज्ञान में भी यकीन रखता हूँ। क्योंकि पढ़ रहा हूँ तो ज्ञान योग बन ही रहा है, कर्म कर रहा हूँ क्योंकि करना पड़ेगा, मैं ही कर रहा हूँ ना, तो कर्म योगी तो मैं ही हूँ। लेकिन इन दोनों का कोई अल्टरनेट है नहीं, वो हमें करना ही है। कर्म, अगर आप इस जीवन में आए हो, हमें सब्जेक्ट कहा गया है, हमें सब्जेक्ट कहा गया है। सब्जेक्ट का मतलब ये होता है कर्ता, करने वाला। तो हम बच कैसे जाएंगे कर्मों से? बच ही नहीं सकते। और मैं जितना समझ पा रहा हूँ कर्म को, कि 3 टाइप के कर्म तो हमेशा रहेंगे ही, सात्विक, राजसिक या तामसिक। तो आप नहीं भी करोगे कुछ तो तामसिक कर्म करोगे ही, और कुछ करोगे तो राजसिक कर्म करोगे। आप वो कहते हैं ना, लोग कहते हैं कि सोचने की जो स्थिति है वो कर्म में नहीं आती, पर मेरा मानना है कि जो आप सोच भी रहे हो ना, वो भी कर्म की एक स्थिति होती है, तो हम बच नहीं सकते हैं। और वो मैं हमेशा कहता हूँ कि आप खुद से चीट मत करिए। आप दूसरे को चीट करके दूसरे को चीट नहीं कर रहे हैं, आप खुद को चीट कर रहे हैं। तो मेरा कहना है कि उससे अवॉइडेंस होना चाहिए जरूर। तो कर्म योग में भी मीन्स आपका ये सजेशन होगा कि सात्विक और राजसिक कर्म में जितना हम उतर पाए अपने लाइफ में, उतना हमारे लिए अच्छा होगा। तामसिक कर्मों को से थोड़ा दूर रहे। तामसिक कर्मों से थोड़ा तो बचना ही चाहिए। थोड़ा क्या, मेरा कहना है कि जितना हो सके निरंतरता बनाए रखिए कि उससे दूर ही रहें। कोशिश तो यही रहनी चाहिए। सो बहुत बहुत धन्यवाद आपका जी। सेकंड क्वेश्चन एक एस्पिरेंट ने हमें भेजा है, वो भेजा है कि सिविल सर्विसेज का प्रिपरेशन जनरली 2-3 साल 4 साल का प्रिपरेशन स्पैन होता है। तो इतने टाइम तक अगर आपको प्रिपरेशन करना है उसी इंथुजियाज्म के साथ, तो आपका पर्पस, क्लैरिटी ऑफ पर्पस होना चाहिए, क्योंकि विदाउट क्लैरिटी किसी चीज में मेहनत करना काफी टफ हो जाता है, स्पेशली जब वो लॉन्गर टर्म्स के लिए हो। तो उनका ये क्वेश्चन है कि कैसे सिविल सर्विसेज एग्जाम के दौरान या उसके पहले क्लैरिटी ऑफ पर्पस कैसे आया एस्पिरेंट्स लोगों में? देखिए, सबसे पहली चीज तो ये कि आप अगर इस एग्जाम के लिए प्रेरित हो रहे हैं तो आपको सबसे पहले तो ये समझ लेना चाहिए कि ये एग्जाम कहीं आप प्रेशर में आके तो नहीं दे रहे हैं, कहीं आपके माँ पिताजी का तो सपना नहीं है। एक्सपेक्टेशन जैसे अभी एक बड़ा एक वेब सीरीज है जो बड़ा फेमस हो रखा है, संदीप भैया। उसमें मैं एक रील देख रहा हूँ, मैंने तो पूरा देखा नहीं है टू बी वेरी फेयर, पर मैं एक रील देख रहा हूँ। हो सकता है मैं गलत भी हो सकता हूँ, हो सकता है मैं कॉन्टेक्स्ट नहीं समझ पा रहा हूँ, लेकिन मैं एक रील देख रहा हूँ। उस रील में संदीप भैया का जो कैरेक्टर है वो बड़ा इमोशनल होकर के, उसके फादर उससे कह रहे होते हैं
कि बेटा ये तो तेरा सपना था, कोई बात नहीं, लेकिन उसका जो संदीप भैया है वो अपने पिता पे ही गुस्सा हो रहे हैं, कह रहे हैं मेरा सपना बापू, क्या ये तेरा सपना नहीं था, क्या ये तेरी माँ का सपना नहीं था। मेरा कहना है क्या तुम अपने माँ बाप के सपनों के लिए आए थे क्या? किसको छल रहे हो तुम? सही बात। मेरा कहना है तुम छलना बंद करो। इमोशनल इंटेलिजेंस जो सबसे ज्यादा जरूरत है, इनफैक्ट यूपीएससी का एक पूरा टॉपिक है एथिक्स में, आई थिंक इफ आई एम नॉट रॉन्ग, वो 4th यूनिट का देखिए सिलेबस में 4th नंबर पे इमोशनल इंटेलिजेंस आता है। आप एक पूरा का पूरा एक ऐसा वेब सीरीज ला रहे हो एक ऐसे कैरेक्टर के अराउंड जहां लोग खुद को इमोशनली अटैच कर रहे हैं, एक फेल्ड कैरेक्टर के साथ, एक फ्रस्ट्रेटेड कैरेक्टर के साथ, जो ये कह रहा है कि ये मेरा सपना नहीं है, मेरे माँ बाप का सपना है। अरे सपना तुम्हारा होता है, तुम्हारे सपने से माँ पिता अटैच होते हैं और तुम माँ बाप पे चिल्ला रहे हो। तो मतलब लोगों को लगेगा मैं अभी गुस्सा हो रहा हूं, मैं गुस्सा नहीं हो रहा हूं, मैं उस व्यथा को समझने की कोशिश कर रहा हूं कि तुम क्या परोस रहे हो और क्या चाहते हो। और आपके इस एग्जांपल से जहां तक मैं समझ पा रहा हूं कि अगर आप किसी के प्रेशर में या किसी के एक्सपेक्टेशन को फुलफिल करने के लिए वो पर्टिकुलर चीज करेंगे और इसमें अगर आप फेल हो गए तो कहीं ना कहीं आप उनके टुवर्ड्स हेट्रेड डेवलप कर लेंगे। वही होता है। और अपने अगर इस केस में अगर आप मदर फादर के एक्सपेक्टेशन को फुलफिल करने के कारण सिर्फ कर रहे हो, अगर आपका नहीं हो पाया तो हो सकता है आप मदर फादर के टुवर्ड्स भी हेट्रेड डेवलप कर लें। यही हो रहा है। मैंने एंड नहीं देखा, वो एंड में वो कैरेक्टर क्या करेगा नहीं करेगा, वो फेल्ड कैरेक्टर। अब लोग अगर मुझे इस बात पे अगर ये गाली भी दे दें कि नहीं संदीप भैया का कैरेक्टर अगर थोड़ा माँ बाप पे गुस्सा भी कर दिया तो क्या हुआ, अंततः सब कुछ कहानी अच्छी होगी। अरे उस हिसाब से तो रावण में भी बहुत सारी अच्छाइयां थी, लेकिन क्या रावण हमारा आदर्श हो सकता है क्या? रावण को हम आदर्श नहीं मान सकते हैं। दुर्योधन भी वेदों का पढ़ा लिखा आदमी था, क्या हम दुर्योधन को अपना आदर्श बना सकते हैं? नहीं बना सकते ना। तो उसी तरीके से एक फेल्ड कैरेक्टर के साथ हम खुद को एम्पैथाइज करने की बात कैसे कर सकते हैं? मेरे मर्यादा में कभी भी अपने माँ बाप के साथ बदतमीजी की बात नहीं की गई है। मैं फ्रस्ट्रेट हो सकता हूँ, मैं कोशिश करूंगा कि मैं फ्रस्ट्रेट हूँ, मैं उस फ्रस्ट्रेशन से बाहर आऊं, अपने माँ पिता पे उस फ्रस्ट्रेशन को ना निकालूं। मैं आर्डेंट एक्सपोनेंट हूँ फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का, लेकिन कहीं ना कहीं लिमिटेशंस तो होनी चाहिए ना। ये तो पता होना चाहिए ना कि हम किन से बात कर रहे हैं। और मेरे ख्याल से कहीं ना कहीं ये रॉन्ग एक्सपेक्टेशन फुलफिल करने के कारण, ये फील्ड एक्सपेक्टेशन के कारण यहीं से मेंटल इलनेस या फिर मेंटल चीजों का भी शुरुआत होता है। आप सेल्फ डाउट में जाते हो, आपको लगता है कि आप बेकार हो। और मैं बहुत सारे लोगों से जब बात करता हूँ उनके प्रश्न यही रहते हैं कि भैया मैं फेल हो चुका हूँ, मैं फेल्ड हूँ। मैं जब उनसे बात करता हूँ उनको यही समझाता हूँ कि भाई मैं भी फेल हुआ हूँ। मैं नाम नहीं लूंगा, मेरी एक दोस्त है, वो खुद भी अभी इस तकलीफ से गुजर रही थी। मैंने उनको यही कहा कि अरे तुम हनुमान हो, हनुमान जी को भी अपनी शक्तियों का पता नहीं था। समुद्र किनारे जब बैठे थे उनको भी याद कराना पड़ा था, और एक पूरी की पूरी लोगों ने तो उसको अलग अलग भिन्न भिन्न तरीकों से गाया है कि कुछ याद करो अपना वो बालपन पवन पुत्र। तो मेरा कहना है कि इंसान भी वैसा ही है। इंसान उस चेतना का एक छोटा सा भाग है जिस पूरी चेतना से ये पूरा का पूरा जगत जो है दीप्तमान है। तो मेरा कहना है कि अगर हम उसी चेतना के एक छोटे से भाग हैं तो क्या हम अपनी चेतना के अंदर जाकर के उस रॉ पोटेंशियल को निकाल करके एक्चुअलाइज नहीं कर सकते? अब लोग कहेंगे तुम एरिस्टोटल की बात कर रहे हो। अरे हाँ मैं कर रहा हूँ भाई, मैं एरिस्टोटल की ही बात कर रहा हूँ। एरिस्टोटल कहते हैं कि यू आर नथिंग बट प्योर पोटेंशियल हु हैज टू एक्चुअलाइज योर पोटेंशियल। और अभी हमने बात की थी ना क्लैरिटी ऑफ पर्पस। क्लैरिटी ऑफ पर्पस तभी आएगा जब आप अपने पोटेंशियल को यहाँ से निकाल करके एक्चुअलाइज करने की बात करेंगे। लेकिन मैं अभी भी पर्पस ऑफ लाइफ की बात नहीं कर रहा हूँ कि पर्पस ऑफ लाइफ तो वो तो एक्सप्लोर करने की डिफरेंट दर्शन ने डिफरेंट तरीके से बोला। आप चारवाक की बात करेंगे तो चारवाक कहता है कि ईट स्लीप एंड बी मेरी। तो हर दर्शन के हर वो कहते हैं ना कि दर्शनाकार ने अलग अलग तरीके से अपनी अपनी जो कहते हैं ना कि मंथना करी और अपना अपना थ्योरी पुट कर दिया। मतलब इन शॉर्ट मैं समझ पा रहा हूँ तो आप ये बोलना चाह रहे हैं कभी भी दूसरे के प्रेशर में आके ये प्रिपरेशन स्टार्ट ना करें, उससे एक बहुत ही आप पे गलत इम्पैक्ट होगा, सोसाइटी पे भी गलत इम्पैक्ट होगा और ओवरऑल हर जगह उसका इम्पैक्ट नेगेटिव ही होगा। देखिए अगर आप नेगेटिव होंगे ना, आपसे जुड़े हुआ हर रिश्ता खराब हो जाएगा। क्योंकि हम अब फिर मैं एथिक्स की बात करूंगा। एथिक्स का पहला यूनिट ही है वैल्यूज एंड इट्स सोर्सेस, एथिक्स एंड इट्स रिलेशंस विद डिफरेंट पीपल। तो अगर आप में अगर थोड़ी सी भी व्यथा है, आप नेगेटिव हो रहे हैं, इसका इम्पैक्ट कहीं ना कहीं तो दिखेगा, कहीं ना कहीं दिखेगा। और अगर ऐसा होता है ना तो फिर तकलीफ होती है। तो मेरा मानना है कि आप जितना ज़्यादा स्वयं को सजग बना सकें, जितना ज़्यादा इंटरनल लोकस ऑफ कंट्रोल हाई रख सकें, जितना ज़्यादा खुद को सक्षम बना सकें। सक्षम बनाने का कोई फार्मूला नहीं होता है, आपको अपने आप पे वर्क करना पड़ता है। आपको तकलीफ है, अपनी कमियों को ढूंढिए, उस पर वर्कआउट करिए। आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आता है, आप एक अच्छे शिक्षक की शिक्षा प्राप्त करिए। और आजकल तो वो कहते हैं ना कि वर्ल्ड इतना ग्लोबलाइज्ड हो चुका है कि आप टॉपिक बोलिए, सर्च करिए गूगल पे, सब कुछ अवेलेबल है, सारी चीजें। हाँ
उन कचड़ों में से हीरा निकाल लेना, अब वो आपको वर्कआउट करना पड़ेगा। मीन्स आपको इन्फॉर्म चॉइस करना है, ना कि किसी वेब सीरीज या किसी को मूवी को देख के इंस्पायर होके और उससे इंस्पिरेशन लेके आप प्रिपरेशन में आ जाए। मैंने कहा या फिर अपने माँ बाप के एक्सपेक्टेशन को ढोने के लिए मैंने क्या बोला कि मैं एक ऐसे आदर्श को अपना आदर्श नहीं बना सकता, खैर मैं उसको आदर्श कहूंगा भी नहीं। मैं एक ऐसे कैरेक्टर को अपना आदर्श नहीं बना सकता जो अपने माता पिता पे चिल्ला चिल्ली कर रहा है क्योंकि वो फील्ड है। भाई मेरा वो आदर्श नहीं हो सकता, इसके लिए लोग हमसे कितना भी चढ़ जाएं, हम अपने आदर्श। इनफैक्ट समाज में वो किसी का आदर्श नहीं हो सकता मेरे ख्याल से। आप बिल्कुल सही होना भी नहीं चाहिए, होना भी नहीं चाहिए। मैं ऐसे आदर्श को नकारता हूँ, मेरे हिसाब से तो वो आदर्श नहीं है। तो मैं ऐसे कैरेक्टर को ही नकारता हूँ जो अपनी फ्रस्ट्रेशन अपने माँ बाप पे निकाल रहा है। क्योंकि माँ बाप ही हमें ऐसी एकमात्र ऐसा रिश्ता मिलता है जो अनकंडीशनल तरीके से स्टार्ट होता है। सो अगर उसी चीज पे अपन को हम लोग क्वेश्चन कर रहे हैं या उसी चीज में फ्रस्ट्रेशन निकाल रहे हैं, तो ये खुद में अपने आप में एक बहुत ही नेगेटिव मैसेज जा रहा है समाज में। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। देखिए मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मतलब कि हर माँ बाप का रिश्ता अच्छा होता है। मैं इनफैक्ट मेरी एक अच्छी दोस्त भी है, नाम नहीं लूंगा, होते हैं कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जो थोड़े डिफरेंट होते हैं, पर यार मैक्सिमम केसेस में आपके माँ पिता अगर आपसे कोई उम्मीद कर रहे हैं तो यार क्या गलत कर रहे हैं। कर्जा थोड़े ना खाया है माँ बाप ने आपका, आपको पढ़ा रहे हैं, लिखा रहे हैं, आपको इतना सक्षम बना रहे हैं। अगर आपसे उम्मीद कर ही लिया कि तुम एक अच्छा जीवन जियोगे, अगर आज मैं आईएएस बन गया हूं तो क्या मेरे पिता को फायदा है कि आईएएस मैं ही बन रहा हूं? बिल्कुल। और बेटर होना तो मेरे ख्याल से ये एक ह्यूमन टेंडेंसी भी होनी चाहिए। आप कोई भी फिलॉसफी उठा लीजिए ना, मैंने कहा तो कि आप कोई भी फिलॉसफी उठा लीजिए, एवरीथिंग एंड्स विद समम बोनम ऑफ लाइफ, कि आखिर जीवन की अंतिम दिशा और दशा क्या होनी चाहिए। इनफैक्ट हमारे, मैं अगर जितना याद कर पा रहा हूँ, ये इनफैक्ट हमारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स का भी पार्ट है कि हर कुछ में एक्सेल करना, लाइफ में एक्सेल करना हर एक पार्ट में। राजनीतिक व्यवस्था भी जब वही बात करती है तो आध्यात्म लेवल पे हम क्यों ना करें, वही होना भी चाहिए। सो बहुत बहुत शुक्रिया आदित्य। सो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ेंगे। तो सिविल सर्विस प्रिपरेशन में क्या होता है कि बहुत डिफरेंट टाइप्स की प्रेशर आती है। कभी इकोनॉमिक फाइनेंशियल प्रेशर आ जाए, या फिर घर से फैमिली प्रेशर आ जाए, या खुद की हेल्थ की भी प्रेशर आ जाती है, या करियर का प्रेशर, क्योंकि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी बहुत ह्यूज है इस पर्टिकुलर प्रिपरेशन का। तो हमारे एक एस्पिरेंट ने आपसे पूछा है कि प्रिपरेशन के दौरान प्रेशर को कैसे हैंडल करें। देखिए वो कहते हैं ना कि देयर इज अ फेमस थिंग, इस तैयारी में जब इंसान घुसता है ना तो एक बड़ा प्यारा लाइन कहा गया है कि जब इस पेपर में तुम तैयारी करने जाओगे ना, प्रेशर इतना होता है कि तुम इंसान नहीं प्रेशर कुकर बन जाते हो। पर हमें याद रखना होगा कि प्रेशर कुकर के अंदर एक नोजल होता है। जब प्रेशर हाई होता है ना तो हमें उस प्रेशर को रिलीज करना पड़ता है। इंसान के लिए भी कुछ ना कुछ ऐसे आयाम हमें ढूंढने पड़ते हैं कि हमारा प्रेशर रिलीज हो। जैसे मेरे माँ बाप थे, इतने प्यारे थे, मैंने कहा ना, मैं जब भी फ्रस्ट्रेट होता था मैं उनको जाके बता देता था, मैं रो लेता था। मैंने कहा ना, मेरे आराध्य तो राम है, मुझे रोना बहुत अच्छा नहीं लगता है, लेकिन मैं यही सोचता हूँ कि जो जगत के स्वामी होकर रो सकते हैं, मैं क्यों ना रो। मेरे दोस्त थे जो मुझे समझाते थे कि अरे तुम नहीं करोगे तो कौन करेगा। मेरा भाई था, वो कहता था अरे तुमसे नहीं होगा तो किससे होगा। बिल्कुल होगा। मेरे पिता कहते थे ना का तो सवाल ही नहीं है। और मैं जब भी मैं इन चीजों को सुनता था ना, एक अलग ऊर्जा का संचार होता था। वो कहते थे ना, मेरे धमनियों के एक एक रक्त कोशिकाओं में, पता नहीं मैं कितना सही बोल रहा हूँ हिंदी, कितना गलत बोल रहा हूँ मुझे नहीं पता, लेकिन मेरे एक एक रक्त की धमनियों में बह रहे एक एक रक्त के कतरे में एक एक वो कहते हैं ना माइन्यूस्क्यूल फ्रैक्शन में भी उस ऊर्जा का संचार होता था। और वो कहते हैं ना कि जब आप उस ऊर्जा को उस लेवल पे जाकर के संचारित कर दोगे ना, तो मेरा मानना है कि कुछ क्षण के लिए तो आप इतने प्रेरित हो जाते हो कि आप रामबाण बन जाते हो, कि जब तक कार्य का भेदन नहीं होगा, कार्य पूरा नहीं होगा, तब तक आप रुकोगे नहीं। तो ये होता है। पर हाँ, मैंने जैसा कहा ना कि ये कोई शॉर्ट टर्म गोल नहीं है। आपने अभी भी लॉन्ग टर्म प्रोसेस है। इट रिक्वायर्स डेडिकेशन। मतलब आपका एक सजेशन, जैसा मैं समझ पा रहा हूँ, कि प्रेशर कुकर की तरह जब भी एक लेवल से प्रेशर ऊपर जाए तो उसको किसी न किसी तरीके से रिलीज करना पड़ता है, करना पड़ता है। अगर आप उस प्रेशर कुकर को अंदर रख लोगे ना, फिर जैसे मैं एक और दूसरा एनालॉजी दे देता हूँ। जैसे आपने ककून देखा होगा, कैटरपिलर्स ककून में जाते हैं, देन दे बिकम ब्यूटीफुल बटरफ्लाइज। लेकिन उस ककून में रहने की भी ना एक लिमिट है उनकी। अगर बाहर से वो तोड़ दिया जाए, उस प्रेशर को रिलीज अंदर से करना है। तो यू हैव टू फाइंड दैट cordial environment, that ambient environment that must be conducive for your growth. अगर हम ऐसा नहीं करेंगे
तो मतलब मैं जितना समझ पा रहा हूँ कि इसमें दो चीज तो इमीडिएटली जो एस्पिरेंट्स वो कर सकते हैं कि अपना इन्वायरमेंट अच्छा रखें, बिल्कुल, ये तो अपने बहुत peer मस्ट groups अच्छे है। रखें। ये तो मतलब कहना ही नहीं, ये मस्ट है। जरूरी मस्ट है। नहीं है कि वो इंसान यूपीएससी की तैयारी करने वाला हो, किसी लेकिन वो के लिए इंसान applicable है। वो इंसान तुम्हें प्रेरित कर सके। प्रेरित कर सकते वो ये ना कहे, उसको भले ही यूपीएससी का सिलेबस नहीं पता, लेकिन वो तुम्हें प्रेरित कर सके कि तुम कर लोगे। हमें ऐसा इंसान नहीं चाहिए कि मैं पेपर देने के बाद थोड़ा सा भी फ्रस्ट्रेटेड हूं और आके कह रहा है कि छोड़ो, तुमसे क्या ही होगा। ऐसा इंसान नहीं चाहिए मुझे। एक ऐसा इंसान भी नहीं चाहिए जो कहे कि तुम तो कर लोगे, नहीं, ऐसा इंसान भी नहीं चाहिए मुझे। एक ऐसा इंसान चाहिए जो कहे कि नहीं, अब तुम बैठो, अपनी गलतियों को ढूंढो और तब उन पे वर्क करो और तब तुम जरूर कर लोगे। मीन्स आपको ऐसा इंसान चाहिए जो आपको ट्रुथ की तरफ ले जा सके, सच की तरफ, सत्य की तरफ ले जा सके। हमें अपनी यथा स्थिति को समझना पड़ेगा कि आखिर हम गलत जा कहाँ रहे हैं। अगर हम वो नहीं करते हैं ना, फिर आप ब्लेम शिफ्टिंग करते रहेंगे कि कमीशन ने पेपर हार्ड बना दिया, तो हमने करंट अफेयर्स नहीं पढ़ा, तो हमें हिस्ट्री समझ में नहीं आती, तो हमारा ऑप्शनल पूरा नहीं हुआ, तो इस बार कॉपी ज्यादा चेकिंग हार्ड हो गई। हम ब्लेम शिफ्ट करते रहेंगे ना, दिक्कत है। ऐसा नहीं होना चाहिए। सो बहुत बहुत धन्यवाद आपका आदित्य, आपने बहुत अच्छे से प्रेशर हैंडलिंग के सिचुएशन को समझाया, जो कि एक बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट होता है हर सिविल सर्वेंट एस्पिरेंट्स के लिए। और नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं। तो एक हमारे एस्पिरेंट ने पूछा है कि सिविल सर्विसेज एग्जाम में पेशेंस, डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी, ये तीनों का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। और जनरली हमारा एजुकेशन सिस्टम हो या बचपन से हमारी आदत वैसी होती नहीं है कि कंसिस्टेंटली हमेशा हार्डवर्क कर रहे हैं, बचपन से कर रहे हैं। तो ये एक पर्टिकुलर टाइम में हमें डेवलप करना पड़ता है। तो उनका ये क्वेश्चन है कि पेशेंस, डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी को कैसे डेवलप करें। देखिए, जब आप इस गोल को तय कर लेते हैं ना कि आपने चुना है कि हमें करना है, तो मैं ये नहीं कहूंगा कि आप कर लेंगे कि नहीं कर लेंगे, वो बात की चीज़ है। वो कहते हैं ना, वो भविष्य के गर्भ में है कि हम क्या होगा हमारा। लेकिन इतना तो जरूर हो जाता है कि जब आप, वो कहते हैं ना कि शाश्वत रूप से इस पे उतरते हैं ना, तो एक इनर ड्राइव तो रहना चाहिए, एक अर्ज रहना चाहिए। और कैसे हम इतना पेशेंस, कंसिस्टेंसी और इतना डिटर्मिनेशन रख पाए, मैं अपने बारे में बात कर सकता हूँ, क्योंकि ये हाईली सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस है। बिल्कुल। और अगर जो लोग मेरे जैसे हैं या उनको लगता है कि वो कुछ हद तक मेरे से कनेक्ट करते हैं, तो मेरा मानना है कि एक रूटीन तो बहुत जरूरी है। लेकिन वो रूटीन चीज़ तो है नहीं कि हम रात में जागे और मतलब रात में सोए और सवेरे उठ के हमने कहा कि आज हम डिसिप्लिन हैं, आज हम पेशेंस इनफ है हमारे पास, या हम डिटरमिन्ड हैं। ऐसा नहीं होता है, टेक्स टाइम। आप गलतियां करते हो, आप 10 दिन एक कार्य को करते हो, 11वें दिन फॉल्टर करते हो, हम फिर से उठते हैं, फिर से 15 दिन का एक गैप लेते हैं, मतलब 15 दिन की एक सस्टेन्ड जर्नी रखते हैं, फिर से 2 दिन का ब्रेक लेते हैं, फिर से सस्टेन्ड जर्नी रखते हैं। मैंने कहा ना, कॉन्टिन्यूटी और कंसिस्टेंसी तब आती है जब आप रियलिस्टिक गोल टारगेट करते हो। जैसे 6 से 8 घंटे की रोज की पढ़ाई, मैक्सिमम 9 घंटे की, फिर थोड़ा खुद को रेस्ट देना है, कुछ ऐसी चीजों में खुद को एंगेज करना है जो आपका मानसिक उत्थान कर सके। उसका क्षय नहीं करना है। जैसे मेरे केस में क्या था कि मैं, ये बड़ा सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस हो जाएगा, मैं भजन बहुत प्रेम से सुनता हूँ, चाव से सुनता हूँ, बट एट द सेम टाइम मैं कोरियन ड्रामा भी देखता हूँ। तो ऐसा नहीं है कि मैं लगेगा कि ये दोनों बिल्कुल कॉन्ट्रास्ट है, एक आदमी ऐसा दोनों कर ही नहीं सकता है। एक्चुअली है बहुत, पर वो कहते हैं ना कि मैं हूँ, क्या कर सकते हैं। और ये ऐसी बात नहीं है कि नहीं है पॉसिबल। मैं बहुत कोरियन ड्रामा देखता हूँ, मैं इनफैक्ट अभी कुछ दिन पहले भी देख रहा था। जैसे ये इनफैक्ट मैं देखता हूँ कि बहुत ज्यादा स्टीरियोटाइप किया जाता है कि एक आदमी हो सकता है तो सिर्फ स्पिरिचुअल हो सकता है या फिर ड्रामा देख सकता है। क्यों भाई, ये एक बहुत ही गलत तरीके की स्टीरियोटाइपिंग है हमारे समाज में। ये गलत भी है और बिल्कुल वो कहते हैं ना, मिथ्या है। ये ऐसा होना भी नहीं चाहिए। अरे मेरा जीवन है भाई, अगर हम गलत नहीं कर रहे हैं तो हमारे जो मन में आएगा हम करेंगे। अगर मेरे करनी से ना मेरा क्षति हो रहा है, ना आपको क्षति हो रहा है, ना मेरे स्टेट के टेरिटोरियल इंटीग्रिटी को क्षति हो रहा है, ना मेरे स्टेट की सोवरेनिटी को क्षति हो रहा है, हम काहे नहीं करेंगे। हम बिल्कुल करेंगे। हम भजन सुने, चाहे कोरियन ड्रामा देखें। भाई मेरा मन, इनफैक्ट मेरा भतीजा इस पे बड़ा प्यारा लाइन बोलता है, उसको अगर मैं बोलूंगा ना क्यों कर रहे हो ये कार्य, वो जानते हैं क्या बोलेगा, कहेगा मेरा मन, हमको मजा आता है। तो मेरा कहना है, एक बालक जो अभी पूरी तरीके से सही और गलत का निर्धारण नहीं कर सकता है, शायद उसको नहीं पता पूरी तरीके से चीजों को, लेकिन वो भी चीजों में क्या ढूंढता है, एक वो उत्साह ढूंढता है, वो एक फन फैक्टर ढूंढता है। तो हम क्या बड़े हो गए हैं तो हम इतने मैच्योर हो जाएं कि हम चीजों में फन देखना छोड़ दें। तो क्या मैं भजन सुनता हूँ तो क्या मैं कोरियन ड्रामा देखूं? अरे क्यों नहीं देखूंगा, बिल्कुल देखूंगा।
हमारे पास थोड़ी टाइम की कमी है, इसलिए लास्ट एक क्वेश्चन लेंगे हम लोग एस्पिरेंट्स की तरफ से। तो एस्पिरेंट्स लोगों ने बात किया कि जनरली प्रिपरेशन के दौरान क्या होता है कि वो लोग थोड़े आइसोलेट हो जाते हैं समाज से, फ्रेंड्स लोगों से। तो बहुत बार ये हो जाता है कि रिलेशनशिप वगैरह डेवलप हो जाता है, मे बी वॉइडनेस के कारण, और फिर रिलेशनशिप बीच में उनका ब्रेकअप वगैरह होता है, तो बहुत ज़्यादा ट्रॉमा या फिर उनके लिए बहुत चैलेंजिंग हो जाता है। तो ये क्वेश्चन जनरली अभी तक किसी भी सक्सेसफुल कैंडिडेट ने लिया नहीं है, बट वो लोग चाहते हैं कि आप इस पे अपना कुछ सजेशन दो उन्हें कि जो ब्रेकअप्स हैं, जो प्रिपरेशन के दौरान उनका ब्रेकअप हो गया, तो उससे कैसे ओवरकम करें और फिर से अपने प्रिपरेशन को उसी मोड में चैनलाइज कर पाएँ। और एक और लास्ट क्वेश्चन उनका है कि हॉबीज का क्या रोल है सिविल सर्विसेज के प्रिपरेशन में। जी, मैं दोनों चीज़ों को ले लेता हूँ। पहले मैं हॉबीज़ वाला पार्ट क्लियर कर दूँ। देखिए, हॉबीज़ का तो एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट होता है। इनफैक्ट मेरी खुद की हॉबीज़ में मैंने 3 चीज़ें लिखी थी। पहला, रामचरितमानस पढ़ना और सुनना। पढ़ना तो कम, लेकिन सुनना बहुत ज़्यादा। मैं सुनता था, मैं राम कथाएँ सुनता था। राजन जी महाराज थे, मैं उनसे सुनता था। बागेश्वर धाम के जो धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री हैं, मैं उनकी भी कथाएँ सुनता रहता था। अब प्रश्न ये उठता है कि आखिर ऐसा क्यों? तो इस पे एक पारिवारिक माहौल का बड़ा इम्पैक्ट होता है। जैसे मेरे जो बाबा थे, थोड़ा मैं और ये बैकग्राउंड में जा रहा हूँ। मेरे एक बाबा थे, इनफैक्ट पटना में महावीर मंदिर है, वो उसके बाबा थे। मतलब वहाँ वो पुजारी थे, बैठते थे, पूजा करते थे, सारी चीज़ें उन्हीं के अंदर में थी। उनके सानिध्य में रहने के कारण मेरे पिताजी में राम भक्ति बहुत अलग लेवल पे आई। हनुमान भक्ति, राम भक्ति, और वो नेचुरली पास डाउन मेरे पे हो गई। इनफैक्ट अगर मैं आज कहूँ कि मेरे पिता अगर आज इतने खुश हैं मेरे आईएएस बनने पे, वो शायद इसलिए भी है क्योंकि कहीं ना कहीं ये वो कहते हैं ना कि पास डाउन हुआ है कुछ। मेरे बाबा, जिनको मैं बाबा मतलब कि कॉमनली एड्रेस कर रहा हूँ, वो मेरे पिता के पिता नहीं हैं, उनके गुरु लगेंगे। उनका नाम था राम गोपाल दास, महावीर मंदिर में ही बैठते थे। उनकी बड़ी इच्छा थी, वो पापा को कहते थे, मेरे पिताजी का नाम ओम प्रकाश पांडे हुआ, वो कहते थे कि ओम प्रकाश, तुम्हारे 4 बच्चे हैं, 2 भाई हैं, 2 भाई हूँ मैं, 2 बहनें हैं मेरी। वो जरूर कहा करते थे कि तुम ना अपने किसी ना किसी बच्चे को आईएएस आईपीएस जरूर बनाना। अब देखिए, मैं ये जरूर कहूँगा कि शायद उनकी प्रेरणा तो जरूर रही कि मेरे पिता भी हमेशा कहते थे कि बेटा अगर मन करे तो कर लेना। और फिर से मैं वही बात करूँगा कि मेरा आईएएस बनना मेरे पिता से ज़्यादा मेरी इच्छा थी। इनफैक्ट अगर मैं आज आईएएस हूँ और अगर मेरे पिता इस गोल्स के लिए इतना प्रेरित थे, वो शायद मैंने वो चीज़ उनको फील कराई थी कि मैं कर लूँगा, मैं करूँगा। अगर ये अदर वे राउंड होता तो वही शायद संदीप भैया वाला कैरेक्टर होता और हम फ्रस्ट्रेट होकर के पिताजी पे कह रहे होते। शायद हम फिर भी नहीं कह रहे होते, क्योंकि हमारे संस्कार वैसे नहीं है कि हम अपने पिता से लड़ाई कर लें। हमने कहा ना, डिस्कोर्स और डायलॉग ऐसा होना चाहिए कि चीजें उत्थान में आए। क्योंकि देखिए, मेरा मानना है कि हीगेलियन प्रिंसिपल हर जगह होता है, टू एवरी आइडिया देयर एग्जिस्ट एन एंटी आइडिया। उन दोनों आइडियाज और एंटी आइडियाज को जब हम मिलाते हैं ना, तो देयर कम्स अ न्यू आइडिया। इसको हम थीसिस, एंटीथीसिस और सिंथेसिस में कहते हैं। तो मेरा कहना है कि कुछ ऐसा डिस्कोर्स हो जो हमारे रीजन को बढ़ाए, जो हमारे ह्यूमैनिज्म को बढ़ाए। क्योंकि जब ये 2 चीज़ें मिलती हैं ना मॉडरेट वे में, तभी रेनेसां आता है, तभी पुनर्जागरण होता है। आप इतिहास की जितनी भी पुनर्जागरण से आप उठा के देख लीजिए, आपको रेनेसां के लिए 2 चीज़ें मोस्ट इंपॉर्टेंट मिलेंगी, एक रीजन, एक ह्यूमैनिज्म। तो रीजन और ह्यूमैनिज्म का तरीका ये होना चाहिए कि डिस्कोर्स होना चाहिए, फ्रस्ट्रेशन नहीं होना चाहिए। संदीप भैया नहीं बनने का। और इनफैक्ट आपके अगर संस्कार अच्छे हैं तो ऑटोमेटिकली आप इन्फॉर्म्ड और सही डिसीजन ही नहीं लेंगे। तो ये तो पहला हमने बता दिया हॉबी। दूसरा हॉबी, मैं तब से कह रहा हूँ, कोरियन ड्रामा। मैंने ये चीजें लिखी हैं और ये चीजें ड्राइव होती हैं। इनफैक्ट मेरे इंटरव्यू का पहला क्वेश्चन ही यही था कि आदित्य, यू आर अ वेरी इंटरेस्टिंग कैरेक्टर, यू लव लिसनिंग टू रामचरितमानस बट एट द सेम टाइम यू वॉच कोरियन ड्रामा, व्हाट इज दिस? These two are very contrasting. Even to the interviewer, the board even was intrigued by this my choice, कि how a person can go with such diverse notions of hobbies. But yes, I had that hobbies. And the third hobby was weightlifting. But obviously चीज़ें बहुत ज़्यादा नहीं कर पाता था मैं, टाइम नहीं मिल पाता था। ऐसा नहीं है कि टाइम नहीं मिलता था, बस नहीं कर पाते थे, दिमाग में दिन भर चल रहा होता था कुछ। अब मेरे ख्याल से वो वेट लिफ्टिंग वाली आप हॉबी फिर से स्टार्ट कर सकते हैं। बिल्कुल, मैं लग चुका हूँ उसमें और मतलब कि मैं कोशिश में हूँ बिल्कुल, क्योंकि वो कहते हैं ना कि एक हेल्दी बॉडी में ही एक हेल्दी माइंड रह सकता है। तो जितने वक्त तक मेरी बॉडी हेल्दी थी, हमने सस्टेन करा। 75 से 105 किलो हो गए थे हम। जी। तो उसका बड़ा योगदान रहा। अब आते हैं दूसरे वाले पार्ट पे कि कैसे ब्रेकअप से डील करें। देखिए, अगर आपकी परीक्षा की जर्नी के दौरान में, इस जर्नी में जो इंसान आपकी मानसिक व्यथा को ना समझे, जो आपको परेशान करे,
और ब्रेकअप से परेशान होकर के अगर आप और मेंटल गर्त में जा रहे हैं, मेंटल डूब रहे हैं बिल्कुल फ्रस्ट्रेशन में, तो मेरा मानना है कि कुछ वक्त लीजिए, पर ऐसे इंसान को तो जाने ही दीजिए, क्योंकि ऐसा इंसान बिल्कुल जहर के समान है। वो आपके लिए बेटर होगा, उसको जाने दीजिए। वो कहते हैं ना कि थैंक गॉड बला टली या बला टला। हम कैसे कहते हैं कि सिर्फ लड़की गई, हम कह रहे अरे लड़का भी जाता है, जाने दो, अरे बोलो भाग यहाँ से, क्योंकि कुछ खाली होगा तब तो कुछ अच्छे की गुंजाइश होगी। ऑब्वियस सी चीज है। मैंने कहा ना कि जो इंसान आपकी व्यथा को न समझ पाए, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि रिलेशनशिप्स के कारण क्या होते हैं या ब्रेकअप्स के कारण क्या होते हैं। देखिए कुछ चीजें जेन्युइन होती हैं, कभी कभी कुछ ऐसी परिस्थितियां बन जाती हैं कि दो लोग अलग हो जाते हैं जी, ठीक है, हम उनको एक्सेप्ट करेंगे। वो कहते हैं ना एक्सेप्टेंस इज द की एंड टाइम इज द ग्रेटेस्ट हीलर। वक्त लगता है पर चीजें अच्छी हो जाती हैं। तो मेरा यही मानना है कि अगर कोई इंसान गलत वे में आपको फ्रस्ट्रेट करके जा रहा है ना, तो उसको तो कहिए कि भाग यहाँ से, भाग यहाँ से, निकल यहाँ से। तो मतलब जोक्स अपार्ट, दिस इज हाउ यू विल हैव टू डील विद द ब्रेकअप्स। यही तरीका है। मींस आपको सेंटर देखना होगा। अगर गलत सेंटर में वो रिलेशनशिप डेवलप हुआ था तो बेस्ट है उसको जाने दीजिए। मैंने कहा ना कि मेरी फेवरेट एक वक्त में, जब मैं शायद लगता है मैं 18-20 साल का जब रहा हूँ, 10 साल पहले की बात है, मेरी एक फेवरेट राइटर हुआ करती थी। इनफैक्ट मैं अभी भी कभी कभी पढ़ लेता हूँ, पर मैं ये नहीं कह सकता कि मेरी सबसे फेवरेट राइटर है। उनका नाम है आयन रैंड, वन ऑफ द फाइनेस्ट इंडिविजुअलिस्ट द वर्ल्ड हैज सीन। उनसे प्यारा इंडिविजुअलिस्ट मुझे नहीं लगता है कि किसी ने देखा होगा। द प्रोपोनेंट ऑफ इंडिविजुअल राइट्स। वो कहती हैं कि मेरे आगे कोई नहीं। उन्होंने एक बड़ी प्यारी लाइन लिखी कि इवन टू नो द मीनिंग ऑफ आई लव यू, फर्स्ट यू नो हैव टू मीनिंग ऑफ आई। अगर मैं कह दूं कि मैं तुमसे प्यार करता हूं, तो वो कहने के लिए भी पहले मुझको, मैं को जानना होगा ना। ट्रू। और इनफैक्ट ये सेम चीज अगर हम लोग बृहदारण्यक उपनिषद में भी जाएं अपना, तो उसमें फिलॉसफी ऑफ लव जो याज्ञवल्क्य मैत्री संवाद है, उनमें भी सेम चीज बोल रहे हैं। यही है कि आपको खुद को समझना होगा, वो रियल लव है। वही होता है। वो कहते हैं ना कि हम अकेले ही आते हैं, अकेले ही जाएंगे। इस जर्नी के दौरान कुछ चेतना वाले लोग हमें ऐसे मिल सकते हैं जो हमारी जर्नी को क्या बना दे, कंड्यूसिव बना दे। अल्टीमेटली जब तक हम अपने आप को नहीं समझेंगे, हम कभी भी एक हेल्दी रिलेशन डेवलप कर ही नहीं पाएंगे। और यही तरीका है कि इवन टू नो और टू से आई लव यू, फर्स्ट यू हैव टू नो द मीनिंग ऑफ आई लव। प्रेम तभी समझेंगे जब आप खुद को समझेंगे। सो आदित्य जी का ये सजेशन है सभी लोगों के लिए कि आप लोग खुद को पहले समझने की कोशिश करें। मैंने कहा ना, मैं इतना प्रेम में मेरे तो 2-3 ब्रेकअप्स रहे। मैं हमेशा कहता हूँ क्या दिक्कत क्या है इसको एक्सेप्ट करने में। जी। इंसान हो भाई, प्रेम हो सकता है। और मैं ये भी कह रहा हूँ कि मुझे आगे भी प्रेम होगा, क्यों ना हो। अगर मेरे कुछ एक्सपीरियंसेस खराब हैं, तो क्या हम पूरी दुनिया को खराब मान लें। और मैं तो कहता हूँ कि मुझे प्रेम होगा, क्यों नहीं होगा। इस टाइप का बहुत स्टीरियोटाइप आजकल चलता है कि हम एक ही बार प्रेम करते हैं। ये देखिए, ये सब जो फर्जी चीजें हैं ना तो तुम राम हो और ना सामने वाली माँ सीता है। जी। तो ये सब चीजें ना, वो जो कहते हैं ना कि ये सब चीजें दुनिया में बस फर्जी चीजें, जैसे कैरेक्टर्स गढ़ दिए जाते हैं, वो गढ़ दिए गए हैं। अरे आपको आपके वक्त पर आपका मिलेगा, जब वक्त होगा मिल जाएगा। जी। तो हाँ, हमारे पास थोड़ी टाइम की कमी है, इसलिए आदित्य 2 लास्ट क्वेश्चन लेंगे हम लोग। एक ले लिया। एक लास्ट क्वेश्चन लेंगे। लास्ट क्वेश्चन। तो आजकल क्या है आदित्य जी की टाइम मैनेजमेंट और माइंड मैनेजमेंट का काफी चर्चा में रहता था, बट एक नया कॉन्सेप्ट उभर कर आ रहा है, एनर्जी मैनेजमेंट। और सभी लोग जो भी लोग YouTube वगैरह में आपको देखें, हमें वो मैसेज भेजें कि आदित्य जी का एनर्जी लेवल हमेशा बहुत हाई रहता है। हाँ। जो कि किसी भी चीज को करने में बहुत हेल्पफुल रहेगा। जी। तो जितना टाइम मैनेजमेंट को मैं समझ पा रहा हूँ कि हमारा माइंड जो होता है, जिस चीज को हम लोग वैल्यू करते हैं, उसी के हिसाब से हमारा माइंड भी फ्लो करता है। जी। तो टाइम मैनेजमेंट का कोई बहुत ज्यादा रेलेवेंस है नहीं। अगर आपके माइंड में वैल्यूज ही गलत है, तो माइंड उसी के हिसाब से वो करेगा, आप कितना भी टाइम टेबल बना लो। बिल्कुल। और माइंड भी हमारा एनर्जी से चलता है। बिल्कुल। तो माइंड में अगर एनर्जी नहीं रहेगा, तो आप कुछ भी कर लो, वो उसी डायरेक्शन में फ्लो करेगा, मैनिफेस्ट नहीं होगा। तो आजकल एक बहुत ही ट्रेंडिंग टॉपिक है एनर्जी मैनेजमेंट, और आपका एनर्जी लेवल बहुत अच्छा रहता है। तो हमारे कुछ लोग जानना चाह रहे हैं कि आप अपना ये एनर्जी लेवल कैसे मेंटेन करते हैं, और लोग एनर्जी, टाइम मैनेजमेंट और माइंड मैनेजमेंट के इररिलेवेंट कॉन्सेप्ट से एनर्जी मैनेजमेंट की तरफ अब कैसे बढ़े। देखिए, एक छोटा सा अगर मैं आंसर करके बचना चाहूँ तो मैं तो कहूँगा ये, टाटा से स्पॉन्सर्ड नहीं है, बस टाटा का कप है। अंदर की जो कॉफी खत्म हो चुकी है, जो अभी तक मुझे सस्टेन कर रही थी,
कॉफी भी नेस्कैफे गोल्ड है, ठीक है, इसके लिए भी मुझे गाली मिलेगी यदि मेरे दोस्त है, वो कहती है ये पूरा केमिकल है, पूरा प्रिजर्वेटिव है, तुम्हें खोखला कर रहा है। जी जी, बहुत लोग बोलते हैं कैफीन, हाँ, कैफीन इज नॉट गुड, इट्स नॉट गुड फॉर हार्ट। मतलब कुछ हद तक तो मैं मानता हूँ इस चीज को, लेकिन वो कहते हैं ना कि शॉर्ट रन में अगर थोड़ी ऊर्जा चाहिए तो जरूरी था मेरे लिए, और इस इंटरव्यू के लिए भी मेरे लिए बहुत जरूरी था। मैं जस्ट अभी थोड़ी देर पहले ही रन करके आया था जी बिल्कुल, तो मैं थोड़ा नहीं होता स्लीपी फील कर रहा था। मैंने कहा नहीं, एक वो कहते हैं ना एक चंक ऑफ चाहिए मुझे, तो मैंने कॉफी पिया और ऊर्जावान हो गया। लेकिन मेरा कहना है ना कि ये कॉफी आपको इस परीक्षा को पास तो नहीं कराएगी। आपको अगर इस परीक्षा में ऊर्जावान बने रहना है ना, तो मैं और इनफैक्ट बीच में थोड़ा इंटरप्ट करना चाहूंगा, ये इनफैक्ट सिर्फ एग्जाम के लिए नहीं, ये जनरल लोगों ने हमें बोला है आपसे ये क्वेश्चन पूछने कि वो एनर्जी मैनेजमेंट कैसे करें, ये सिर्फ एग्जाम तक लिमिटेड नहीं है ये। नहीं, देखिए मेरा मानना है कि मेरी एनर्जी मेरे माता पिता के मेरे विश्वास से आती है। मेरे प्रति जो मेरे राम के प्रति जो मेरी अगाध प्रेम है ना, मैं उनको मानता बहुत हूँ, मैं दिखावा नहीं करता हूँ। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं बैठ के दिन भर राम 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 कर रहा हूँ, नहीं, वो मैं नहीं कर सकता। वक्त है ना, मींस फेथ से एक एनर्जी लेवल आती है। बिल्कुल, वो कहते हैं ना विश्वास तो इतनी बड़ी चीज, विश्वास, अरे इतनी बड़ी चीज होती है ना विश्वास, कि वो कहते हैं ना कि पर्वत का भी, वो कहते हैं ना कि पग जो है ना वो भी हिल जाए अगर आप में विश्वास है। यही विश्वास था ना जो हमारे जो एक मांझी साहब थे, उन्होंने पूरी की पूरी चट्टान को काट करके रास्ता बना दिया। वो क्या था? क्या वो ऊर्जा का एक बहुत ही वो कहते हैं ना कि सुंदर चित्रण नहीं किया था उन्होंने? एक गांधी जी ने, समझ रहे आप, एक गांधी ने उस चेतना को जागृत किया। देखिए मैं सिर्फ गांधी जी को तो नहीं कहूंगा कि उन्होंने आजादी दिलवा दी, क्योंकि आजादी एक ऐसी चीज है जो कि वो कहते हैं ना कि पूरे भारतवर्ष के जितने भारतवासी थे उन लोगों की सम्मिलित चेतना का एक प्रतीक था। हम सभी का कंट्रीब्यूशन, हम उन असंख्य लोगों को नहीं भूल सकते जो इतिहास के पन्नों से मिट गए या जो कभी आ ही नहीं पाए इतिहास के पन्नों में। बट आजादी का वो फेथ, हाँ बिल्कुल, जितना समझ पा रहा हूँ, वो जो फेथ है उसके कारण लोगों में एक एनर्जी की जागृति। मैंने कहा ना कि ये विश्वास ही था कि जब हनुमान जी को बोला गया कि अरे कुछ याद करो अपना वो बालपन पवन सुत, भगवान कहते हैं कि अगर मेरा कार्य ही रामकाज के लिए हुआ है तो ये दूरी क्या, ये 100 योजन क्या, मैं 1000 योजन चला जाऊं। और वो सुंदरकांड की वो लाइन वहीं से शुरू होती है। जो लोग थोड़ा बहुत भी रामचरितमानस का पाठ करते हैं या पढ़ते हैं तो वो लाइन ही वहीं से शुरू होती है कि एक भूधर होता है जो सुंदर नाम का है। लोग कहते हैं कि सुंदरकांड का नाम उसकी वजह से पड़ा, बहुत सारे कारण हैं। वो कहते हैं कि पहली बार माता से भगवान का मिलन हुआ, प्रभु मतलब कि हनुमान जी का, तो बेटा कहा उन्होंने, तो शायद इसलिए सुंदर है। पर मेरा मानना है कि जब भगवान वहां से जंप लगाते हैं ना, वो विश्वास ही था। माता सीता का 1 साल का जो पूरा का पूरा अशोक वाटिका में जो विश्वास था कि नहीं मेरे राम आएंगे, माता सबरी का एग्जैक्टली माता सबरी, उनको तो भगवान ने कभी कहा भी नहीं था कि मैं मिलूंगा। मतंग ऋषि के आश्रम में मतंग ऋषि जब सैया पे थे, मृत्यु सैया पे अपना देह त्याग कर रहे थे, तो उन्होंने कहा कि देखो सबरी, मुझे तो ये सौभाग्य नहीं मिला कि राम मेरे से मिल पाए, लेकिन तुम्हें जरूर मिलेंगे। वो विश्वास ही तो था। भगवान नहीं आते थे रोज के रोज, वो एक दिन आना था। लेकिन माता जब भी शाम हो जाती थी, संध्या हो जाती थी, माता क्या कहती थी उसी उत्साह के साथ, कोई बात नहीं, आज कहीं मेरे राम फंस गए हैं, कुछ कार्य हैं उनके, बिजी रहते हैं मेरे प्रभु बहुत। वो रोज अपना रास्ता बहारती थी कि आज मेरे राम आएंगे, आज मेरे राम आएंगे। उनकी तपस्या, क्या मैं 2-3 साल के लिए ऊर्जावान नहीं रह सकता हूँ? और इनफैक्ट ये काफी कम डिस्कस टॉपिक है कि इनफैक्ट फ्रीडम स्ट्रगल की अभी हम लोग बात कर रहे थे, तो इनफैक्ट फ्रीडम स्ट्रगल में भी इंस्पिरेशन जो होता है, उसके मेजर इंस्पिरेशन के सोर्स थे स्वामी विवेकानंद। बिल्कुल, जो चाहे वो सुभाष चंद्र बोस ही हो, अरविंदो घोष को ले, अरविंदो घोष हो आप, मैंने कहा ना कि अनंत नाम है, जैसे हम कहते हैं ना कि हरि अनंत, हरि कथा अनंता, उसी तरीके से हमारी आजादी के लिए इतने लोगों ने बलिदान दिया है ना। इनफैक्ट गांधी जी भी रेगुलर अध्ययन करते थे गीता का, गीता करते थे, रामचरितमानस पढ़ते थे। इनफैक्ट भगत सिंह का भी राम राज्य उनका पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट। इनफैक्ट भगत सिंह की भी एक गीता की प्रति पड़ी हुई है उनके म्यूजियम में। बिल्कुल होगी, बिल्कुल होगी। तो वो बिल्कुल रहा है। सो बहुत बहुत धन्यवाद आपका आदित्य जी। एक लास्ट छोटा सा क्वेश्चन लेंगे, जो बहुत सारे लोगों ने हमें आपसे बोला है पूछने को, कि आपका फेवरेट फूड आइटम क्या है?
यार देखिए, हम हैं बिहारी जी और हर बिहारी शायद इससे कोरिलेट करेगा। हमको बहुत, वो कहते हैं ना कि अब मेरा सबसे शानदार फूड, कंफर्ट फूड, गो टू फूड है भात दाल चोखा। थोड़ा भुजिया मिल जाए, अचार मिल जाए, पापड़ मिल जाए, हमारे यहाँ तिलौड़ी फुलौड़ी कहते हैं वो मिल जाए, प्याज और कुछ सलाद के तौर पर मिल जाए। हम वो कहते हैं ना, हम मेरा कंफर्ट फूड है वो हम कभी भी खाने के लिए तैयार हैं। इनफैक्ट आज ही खाएं, जी जी जी। आज भी खाएं। ये इनफैक्ट बिहार में कहावत भी है कि जैसा अन्न वैसा मन। बिल्कुल। तो आपके इनफैक्ट मन और एनर्जी का बहुत बड़ा सोर्स मेरा सिंपल खाना है। बिल्कुल, ये तो मैं मानूंगा। सो ये हमारे ऑडियंस के लिए भी एक बहुत बड़ा मैसेज होगा कि आप अगर सिंपल खाएंगे तो आपका एनर्जी लेवल, मेंटल लेवल बहुत सादा जीवन उच्च विचार। उच्च विचार बस कितना सही है वो मुझे नहीं पता, लेकिन कार्य तो कर रहा है अभी। जी जी जी। सो बहुत बहुत शुक्रिया आदित्य जी, आपने हमने अपना टाइम दिया। फ्यूचर में हम लोग आशा करेंगे कि फिर हम लोग किसी और अच्छे टॉपिक पे पॉडकास्ट करें। बिल्कुल कनेक्ट करेंगे। जी बिल्कुल। सो थैंक यू वेरी मच हमारे साथ पॉडकास्ट करने के लिए। जी जी जी, बिल्कुल कनेक्ट करेंगे। थैंक यू एवरीवन।